16 मार्च, एक तारीख लेकिन असर दूर तक जाने वाला। देश की राजनीति के कैलेंडर में यह दिन सिर्फ एक चुनावी तारीख नहीं है, बल्कि सत्ता और विपक्ष की ताकत का अगला बड़ा इम्तिहान है। इस दिन 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन यह सिर्फ राज्यसभा की सीटों का चुनाव नहीं है। यह चुनाव यह तय करेगा कि संसद के ऊपरी सदन में आने वाले महीनों में किसकी आवाज मजबूत होगी और किसकी राजनीतिक जमीन और खिसक जाएगी। जिस तरह का गणित इस वक्त बनता दिख रहा है, उसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है और एनडीए के खेमे में नई ऊर्जा भर दी है। साफ संकेत हैं कि इस बार का राज्यसभा चुनाव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए तगड़ा झटका बन सकता है, जबकि बीजेपी और एनडीए के लिए यह चुनाव संख्या बढ़ाने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है। यानी एक तरफ एनडीए की ताकत बढ़ती दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की हैसियत राज्यसभा में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और इसी बीच इस चुनाव में एक ऐसा ट्विस्ट जुड़ चुका है जिसने पूरे विपक्षी गणित को और उलझा दिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री। अब सवाल यह नहीं है कि ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, असल सवाल यह है कि ओवैसी इस चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसकी हार तय करेंगे और किसे मजबूरी में सहारा देंगे। यही वजह है कि लालू यादव की पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी तक, राहुल गांधी की कांग्रेस से लेकर शरद पवार के गुट तक, इन तमाम विपक्षी दलों के लिए यह चुनाव खतरे की घंटी बन चुका है। क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि राज्यसभा में विपक्ष की कुल ताकत घटने वाली है और उसी अनुपात में बीजेपी और एनडीए की पकड़ और मजबूत होने वाली है। यानी 16 मार्च का यह चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में संसद के भीतर कांग्रेस और विपक्ष कितनी मजबूती से सरकार को घेर पाएंगे, या फिर एनडीए अपनी बढ़ी हुई संख्या के दम पर कानूनी और राजनीतिक एजेंडे को और तेज रफ्तार देगा। अब सवाल यही है, क्या यह चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा? क्या बीजेपी राज्यसभा में और अजेय स्थिति में पहुंचने वाली है? और क्या ओवैसी इस पूरे खेल के सबसे बड़े गेम चेंजर बनेंगे? आगे पूरी खबर में एक एक राज्य का गणित, हर दल की स्थिति और जीत हार की पूरी तस्वीर हम विस्तार से समझेंगे। अब जरा रुकिए और इस पूरे खेल का असली गणित ठंडे दिमाग से समझिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम राज्यसभा की मौजूदा ताकत पर एक नजर डाल लें, क्योंकि यहीं से यह साफ होगा कि 16 मार्च के बाद किसका पलड़ा भारी होने वाला है और किसकी सियासत कमजोर पड़ने वाली है। फिलहाल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। बीजेपी के पास इस समय 103 राज्यसभा सांसद हैं, यानी ऊपरी सदन में भी बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, लेकिन यहां फर्क साफ दिखता है। कांग्रेस के पास इस वक्त सिर्फ 27 सांसद हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, संख्यात्मक रूप से भी बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आती है, जिसके पास 12 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद हैं और तमिलनाडु की डीएमके के पास भी 10 सांसद हैं। यही है राज्यसभा की मौजूदा तस्वीर। लेकिन ध्यान रखिए, यह तस्वीर स्थायी नहीं है। 16 मार्च के बाद यही तस्वीर तेजी से बदलने वाली है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे पूरा संतुलन बदल जाएगा। असल वजह है विधानसभाओं में बदला हुआ आंकड़ा। बिहार में लालू यादव की आरजेडी पहले ही कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। विधायकों की संख्या घटने का सीधा असर राज्यसभा चुनाव पर पड़ता है और यही आरजेडी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। महाराष्ट्र में हालात और भी पेचीदा हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी हो या शरद पवार का एनसीपी गुट, दोनों ही अब उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। विधायकों की संख्या घटी है, गठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ी है और सीटों के लिए आपसी टकराव खुलकर सामने आ चुका है। नतीजा साफ है, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी, इन तीनों के लिए राज्यसभा की राह अब बेहद कठिन होती जा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इन पार्टियों के खाते में एक भी पक्की सीट जाती हुई नहीं दिख रही। और बात यहीं खत्म नहीं होती। तेलंगाना की बीआरएस और लेफ्ट पार्टियों के लिए तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। विधायकों की संख्या, राजनीतिक समीकरण और मौजूदा सत्ता संतुलन तीनों ही उनके खिलाफ जा रहे हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में बीआरएस और लेफ्ट का लगभग सफाया तय माना जा रहा है। यानी एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े नाम राज्यसभा से बाहर होने की कगार पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए को अपनी ताकत और बढ़ाने का पूरा मौका मिलता दिख रहा है। अब आगे हम राज्य दर राज्य पूरा गणित समझेंगे। कहां कितनी सीटें हैं, किसके पास कितने विधायक हैं और किस राज्य से किस पार्टी को फायदा और किसे नुकसान होने वाला है। अब राज्यवार गणित समझते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। शिवसेना शिंदे गुट के पास 57, एनसीपी अजित पवार गुट के पास 40, यानी एनडीए के पास कुल 228 विधायकों का समर्थन। इस ताकत के दम पर एनडीए यहाँ 6 सीटें
लगभग तय मानकर चल रहा है। 7वीं सीट पर सस्पेंस है। विपक्ष की तरफ देखें तो शरद पवार गुट के पास 10 विधायक, शिवसेना यूबीटी के पास 20 और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। अब सवाल, राज्यसभा जाएगा कौन? तीनों ही पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार भेजना चाहती हैं। उद्धव ठाकरे ने तो सीधे दावा भी ठोक दिया है और यहीं से महाराष्ट्र में एमवीए की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ जाती है। अब बिहार की बात करते हैं। यहाँ 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। एनडीए 4 सीटें आसानी से जीतती दिख रही है। 5वीं सीट पर पूरा खेल अटका हुआ है। बिहार में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, महागठबंधन के पास सिर्फ 35 और 7 अन्य विधायक हैं, जिनमें से 5 ओवैसी की एआईएमआईएम के हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। महागठबंधन अपने दम पर यहां जीत नहीं सकता। अब सब कुछ ओवैसी पर निर्भर करता है। अगर ओवैसी साथ आए तभी लालू यादव के परिवार से कोई राज्यसभा जा पाएगा, वरना आरजेडी को यहां बड़ा झटका लग सकता है। पश्चिम बंगाल 5 सीटों पर चुनाव। टीएमसी 4 सीटें आसानी से निकाल लेगी। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। लेफ्ट का खाता यहां इस बार खुलता नहीं दिख रहा। तेलंगाना में 2 सीटें हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बीआरएस को अपनी 1 सीट गंवानी पड़ सकती है, यानी केसीआर को सीधा नुकसान। ओडिशा की बात करें, 4 सीटें हैं। बीजेपी यहां 3 सीटें जीतने की स्थिति में है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। बीजेडी को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। तमिलनाडु में 6 सीटें हैं। डीएमके 4 सीटें जीत सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट और 1 सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हैं। 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है, 1 कांग्रेस के। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को चौंका सकती है। यहाँ कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। हरियाणा में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस। अब अगर पूरे 37 सीटों का कुल हिसाब देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जहां पहले इन सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी था, अब वही पलड़ा एनडीए की तरफ झुकता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद एनडीए की सीटें 15 से बढ़कर 18 तक जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें 18 से घटकर 14 या 15 रह सकती हैं। यानी विपक्ष को 3 से 4 सीटों का सीधा नुकसान, एनडीए को सीधा फायदा। बीजेपी की ताकत भी बढ़ने वाली है। 103 से बढ़कर बीजेपी 104 सीटों तक पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। 16 मार्च का राज्यसभा चुनाव विपक्ष के लिए चेतावनी और एनडीए के लिए मजबूती का संकेत बनता जा रहा है। अब सवाल सीधे आपसे है, और ये सवाल सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है। ये सवाल आने वाले पूरे राजनीतिक परिदृश्य को तय करने वाले हैं। क्या ओवैसी इस राज्यसभा चुनाव के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं? क्या उनकी एंट्री उन सीटों का गणित बिगाड़ देगी जहां विपक्ष पहले से ही कमजोर स्थिति में खड़ा है? और क्या कुछ राज्यों में ओवैसी की वजह से विपक्ष को अपनी ही लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? दूसरा बड़ा सवाल, क्या राज्यसभा में विपक्ष की आवाज और ज्यादा कमजोर पड़ने जा रही है? क्या कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी शरद गुट और शिवसेना यूबीटी अब संसद के ऊपरी सदन में सरकार को उसी मजबूती से घेर पाने की स्थिति में रह पाएंगे जैसी पहले हुआ करती थी? और तीसरा, शायद सबसे अहम सवाल, क्या एनडीए इस बढ़त को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रखेगा या फिर आने वाले समय में बड़े राजनीतिक और नीतिगत फैसलों में इस मजबूत संख्या का पूरा इस्तेमाल करेगा? क्योंकि अगर राज्यसभा में एनडीए की पकड़ और मजबूत होती है तो कई ऐसे विधेयक जो अब तक अटके रहते थे उन पर सरकार का रास्ता आसान हो सकता है। और यही बात विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। तो 16 मार्च सिर्फ एक चुनाव की तारीख नहीं है, ये तारीख तय करेगी कि राज्यसभा में शक्ति संतुलन किसके पक्ष में जाएगा और संसद के भीतर सियासत का अगला अध्याय किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब आपकी बारी है, आप इस पूरे गणित को कैसे देखते हैं? क्या ओवैसी विपक्ष के लिए खतरा साबित होंगे या किसी के लिए आखिरी सहारा बनेंगे? क्या यह चुनाव एनडीए के दबदबे की शुरुआत है या विपक्ष किसी तरह से वापसी का रास्ता निकाल पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं होती, उस पर नजर रखने वालों की भी होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही गहराई, तथ्यों और दमदार विश्लेषण के साथ राजनीति की हर हलचल समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.